नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। एक शेर है, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं आता। इस शेर की मुराद उन लोगों से है जो लोग ज़िंदगी के मायने लगातार तलाशते रहते हैं और ज़िंदगी उनके पीछे लगातार भागती रहती है। ये लोग न चैन पाते हैं, न ज़िंदगी सुकून से रहती है। हर वक्त कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। और ऐसे लोगों की तादाद हमारे आपके आसपास बहुत कम होती है। आज मैं शख्स सामने बैठा हूँ, वो कुछ ऐसे ही हैं। कार्तिकेय शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देश का बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क आपने खड़ा किया। प्रो रेसलिंग लीग स्पोर्ट्स में भी आपने अलग वेंचर्स खड़ा किए। रमे थे, रचे थे, लगे थे। आपको लंबे से जानता हूँ। दूर दूर तक राजनीति से आपका रिश्ता नाता नहीं था। आप कहते कि राजनीति को मैं सिलसिले लेता ज़रूर हूँ, लेकिन राजनीति मेरा इंटरेस्ट नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि ज़रूर राजनीति की, लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि आप तो राजनीति में आ गए। ये अचानक कैसे हो गया? आपने एक पंक्ति बोली इस शुरुआत में कि मायने क्या है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पे मायने बदलते हैं, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम बदलते हैं, तो हमारी सोच भी बदलती है, हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, हमारा व्यवहार भी बदलता है। और मूलतः कारण तो यही था कि मैंने 18 साल काम किया मीडिया के अंदर, जो मेरा मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक वेंचर था, जो मैंने शुरुआत से उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक स्टेज आई कि जब मुझे भी वापस देना चाहिए कुछ समाज को। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, यूं ही ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, आपने क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि आपको भगवान की कृपा है कि आपको सक्षम बनाया है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। आप राज्यसभा के सांसद हैं और भी इंडिपेंडेंट हैं। आप हरियाणा के भीतर, चूँकि हरियाणा से आप आए हैं चुन करके, इस तरीके से भागते दौड़ते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं कि मैंने किसी लोकसभा सांसद को भी नहीं देखा है। आप राजनीति में रच बस गए हैं या रास आ गई है? दोनों हैं भी और नहीं भी। जो काम करता हूँ अच्छे से करने की चेष्टा करता हूँ। अगर इससे पहले कोई और जिम्मेदारी थी तो उसको अच्छे से करने की चेष्टा की। अब ये कर रहे हैं तो ये करने की जिम्मेदारी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि निभाएं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किन कारणों से आए हैं और क्या करने आए हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, और आप क्यों आए हैं। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि मेरा सार्वजनिक जीवन में आना या राजनीति में आना लोगों के सरकार से है। अगर लोगों की ज़िंदगी में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि गरीब तबका है, अगर आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, कुछ उनके लिए नहीं कर सकते हैं, तो फिर राजनीति में आना व्यर्थ है। फिर तो आप अपने घर पे बैठे अच्छे ही थे। तो मैं मानता हूँ कि आपको प्रयासरत रहना चाहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप अपने लक्ष्य पे कभी ना कभी पहुँचेंगे। चाहे आप इंडिपेंडेंट हों, चाहे सिर्फ सांसद हों, नियत से काम करेंगे, शिद्दत से, तो आपको रास्ता और सफलता ज़रूर मिलेगी। आप दो बातें भी कह रहे हैं कि नीयत आपकी अगर दुरुस्त है तो आप बदलाव ला सकते हैं। एक सरकार अभी है देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी यह कहते रहते हैं कि हमने 10 साल में देश में बहुत बदलाव ला। मेरी नीयत भी अच्छी है। चुनाव चल रहे हैं, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं आज की तारीख में। 400 पार, और ये भी कहते हैं कि तीसरी बार आप हमको जनादेश दीजिए। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों जनादेश देश दे? पहली बात तो मैं उच्च सदन का मेंबर हूँ, और उस सदन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि अब की बार 400 पार होगा। तो ये कहना सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, अपने नेता प्रतिपक्ष का भी है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 400 पार एक आंकड़ा नहीं है, आस्था है। लोगों की, इस देश के लोगों की आस्था है नरेंद्र मोदी के अंदर और नरेंद्र मोदी की गारंटी के अंदर। ये कैंपेन नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया मोदी की गारंटी से। मोदी की गारंटी क्या है? वो लोगों का विश्वास है। वो जो 10 साल उन्होंने काम किया है, जो कहा था वो किया है, उसकी गारंटी है। अगर कोई नेता अपने नाम से गारंटी देकर बोले तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रिस्क है अगर लोगों का विश्वास उस पर नहीं है तो।
तो ये विश्वास है जो कि गारंटी देने पे भी मजबूर करता है और लोग उस गारंटी को मानते भी हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पे देखा है कि पिछले 10 साल में किस तरीके का परिवर्तन देश के अंदर आया है, किस तरीके की नीतियाँ आई हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट के काम हुए हैं और कहाँ आज भारत को क्या संज्ञा विश्व में मिली है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और अगर सब सही रहा प्रभु की दया से तो हम बहुत ही जल्द तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अपना सवाल पलट के आपके सामने रखता हूँ, विपक्ष सत्ता में क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष सत्ता में इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने विपक्ष को सत्ता में बहुत लंबे समय से अरसे से समय दिया है, मौका दिया है और वे जो भी बातें बोलते हैं वो करने का भी मौका दिया है। और कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो सब कुछ तो उनके सामने है कि वो 50-55 साल के कार्यकाल के अंदर विपक्ष ने क्या दिया है देश को। आज वो कहते हैं गरीबी हटाने की बात करते हैं या और अन्य बातें करते हैं, जनगणना की और अन्य विषयों की, तो उनको किसने रोका था ये करने से जब उनका कार्यकाल था। अब आपके पास सत्ता नहीं है तो आप ऐसी बातें करिए जब आप सत्ता में थे तब आपने नहीं की। मैं मानता हूँ देश की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझती है कि कौन क्या क्यों कह रहा है और किस लिए कह रहा है। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी का दावा है 400 पार, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 180 के आगे नहीं जा सकते। इस बार नैया डूबी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का अहंकार है जो ये बात कहते हैं और नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास है जो वो अपनी बात कहते हैं। अहंकार और आत्मविश्वास एक तरीके से समझिए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार अब कुछ कहता है, आत्मविश्वास कुछ कहता है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ, अहंकार कहता है कि मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अहंकार कहता है कि मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। दोनों कहते हैं, दोनों ही करते भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि आत्मविश्वास का रास्ता सफलता पे जाता है और अहंकार का रास्ता विनाश पे ले जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, आप देख ही रहे हैं। अच्छा दर्शन है। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि ये हमारे कारण हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो इस बात को अपने हिस्से में खींचती है और विपक्ष कहता है कि राजनीति हो रही है। राजनीति राम के नाम पर या राम मंदिर पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ, मेरे को सौभाग्य मिला भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की देखने का। मैं गया था, एक अलौकिक दृश्य था। मुझे याद है मैं 10-12 साल का रहा हूँगा जब से मुझे इस विषय के बारे में जानकारी है और मुझे नहीं लगता था कि कभी ये दिन देखने को मिलेगा कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा। लेकिन ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, कि भगवान राम आस्था का विषय तो हैं, लेकिन सिर्फ आस्था का नहीं, ये प्रथा का और संस्कृति का विषय भी है। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्पेशल सेशन के अंदर, तो ऑपोजिशन वाले कुछ बोले कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लगभग 5-6 बारी राम मंदिर का वर्णन किया। तो मैं खड़ा हुआ इस बात पर, मैंने आपत्ति जताई। मैंने कहा मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा से आता हूँ और हमारे यहाँ हरियाणा में एक प्रथा है, जब आप किसी को मिलते हैं तो उनका अभिवादन राम राम करके करते हैं। ये राम राम सिर्फ हिंदू नहीं करते, मुस्लिम नहीं करते, सर्व जाति, सर्व समाज, सर्व धर्म करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रथा है, ये सिर्फ आस्था नहीं है। इसी तरीके से भगवान राम हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक न्याय का प्रतीक है। राम एक सिर्फ आस्था का नहीं, संस्कृति का भी प्रतीक है। आपने इतिहास पढ़ा है, मैंने इतिहास पढ़ा है। इतिहास में जगह जगह पे वर्णन मिलता है कि भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा। क्या कहीं और ऐसा वर्णन मिलता है जहाँ पर एक बेटे ने अपने बाप के वचन की वजह से राजपाट छोड़ दिया? क्या ऐसे कहीं और आपको सुनने को मिलता है कि जिसको राजपाट दिया उसने वह गद्दी पे खड़ाऊ रख के राज नहीं किया बल्कि अपने भाई का इंतज़ार किया? क्या ये उदाहरण देश के लिए या देश की जनता के लिए या देश को किस तरीके से चलाना चाहिए, क्या यह उचित नहीं है? तो जब हम ये बात करते हैं तो हम 140 करोड़ लोगों की आस्था पे तो चोट पहुंचाते ही हैं, उनकी संस्कृति और प्रथा पे भी चोट पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ बयान आए, वो बयान ये हैं कि मंदिर को अधूरा था उसको पूरा कर दिया गया और ये
परंपरा के मुताबिक नहीं है, धर्म के मुताबिक नहीं है, ये तो अधूरा है। देखिए, ये बयान वही लोग बार बार देते हैं जो इस विषय पर अपना मत और मन नहीं बना पा रहे। वो अपना मत नहीं बना पा रहे कि वो किधर है, ना ही वो अपना मन बना पा रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि भगवान राम से आशीर्वाद लेने सब लोग जाते, तो मैं मानता कि इस विषय पर राजनीति विपक्ष नहीं कर रहा है। विपक्ष तीन बातें बड़ी मजबूती से उठा रहा है देश के सामने। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ गए तो लोकतंत्र खतरे में है, तीसरी बार सत्ता में आ गए तो संविधान खतरे में है, तीसरी बार सत्ता में आ गए तो मीडिया की आज़ादी और आम आदमी की आज़ादी भी खतरे में। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि ये तीनों चीज़ें तभी खतरे में आई थी जब कांग्रेस शासित सरकार के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी। प्रत्यक्ष तौर पे इसके अलावा हमारे इतिहास के अंदर तो कोई ऐसा उदाहरण देखने को मिला नहीं है। और ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा संविधान इतना सक्षम है और सशक्त है कि अगर माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी वापस आकर उसको बदलने की चेष्टा करें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक भ्रांति है जो फैलाने का काम कर रही है विपक्षी पार्टी अपनी निजी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तो संविधान बहुत सक्षम है, हमारी देश की न्यायपालिका बहुत सक्षम है, हमें किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था बदल ही नहीं सकती है। जो व्यवस्था बदली गई उसका जवाब तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर आज तक वो एक जो कह सकते हैं आप काला टीका हमारे लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा ही लगाया गया है। एक सवाल है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान को मैं तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा हूँ, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, 2047 में विकसित भारत बन जाएगा। विपक्ष कहता है कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, ये कौन सा विकास है? देखिए राणा जी, अगर आप ज़्यादा बोलो तो लोग कहते हैं बहुत बोलता है, अगर आप कम बोलो तो लोग कहते हैं कि आप घमंडी हैं, अगर ज़रूरत के हिसाब से बोलो तो लोग कहते हैं कि आप मतलबी हैं। तो लोगों को ये तय मत करने दीजिए कि आपकी परिभाषा क्या है। एक बात इस बार के चुनाव में नहीं, पिछले कई चुनावों से महसूस होती रही है कि जहाँ भी महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ जीतता है। इस बार महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, लेकिन कई ऐसी सीटें नहीं जहाँ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है। महिलाओं का एक लगाव जुड़ाव नरेंद्र मोदी के साथ महसूस होता रहा नतीजों में भी। कारण क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं भी इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि महिलाओं को एक अलग संज्ञा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वे ना तो किसी जाति में बांटी, ना किसी धर्म में बांटी। महिलाओं को एक एजेंट ऑफ चेंज यानी कि बदलाव का आपका प्रतीक मानने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप समझिए, जब हमारे देश के अंदर टॉयलेट नहीं है, देश के अंदर हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो आपको जब परिवर्तन लाना है तो वो ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से आएगा। अगर नीचे से लाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो नीचे का एजेंट ऑफ चेंज कौन है। वो हर घर में गृहिणी है, महिला है। तो पहली बात तो उसको रिकग्नाइज करना और उनको इज्जत देना, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना, उनके बैंक खाते खोलकर उज्ज्वला योजना के ज़रिए और ऐसी अनेकों योजना के लिए जहाँ पर महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को एक तौर पे देखा गया कि महिलाएं ना तो जातीय आधार पे देखा गया, ना धर्म के आधार पे देखा गया, उनको एक सिर्फ महिला देश की आधी आबादी के हिसाब से देखा गया। लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ पंचायती राज में महिलाओं को ये सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए जो रिजर्वेशन मिली थी, तो ये बात सही है कि ये रिजर्वेशन बहुत पहले कांग्रेस सरकार में मिली थी, लेकिन मैं तो क्योंकि खुद घूमता हूँ, मैंने देखा है। तो अभी तक ये कुरीति थी कि जहाँ पर आप जब महिला अगर सरपंच हैं तो उनका प्रतिनिधित्व उनका पति करता है और उसको ही राइट दिया हुआ एक तरीके से कि ये सरपंच प्रतिनिधि हैं, जबकि ऐसी व्यवस्था संविधान के अंदर कोई नहीं है कि सरपंच का भी कोई प्रतिनिधि होए। तो आपने एम्पावर किया लेकिन वो एम्पावर नहीं हुई। ये बात समझने के लिए हमारे को एक नरेंद्र मोदी लगे इस देश के अंदर, जिन्होंने महिलाओं की पीड़ा समझी और समझा कि अगर देश के अंदर अमूलचूल परिवर्तन लाना है तो महिलाओं को एक अलग संज्ञा देनी पड़ेगी, अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा और उनको एम्पावर करना पड़ेगा, सशक्त करना पड़ेगा। तभी वो एजेंट ऑफ चेंज की तरह देश के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव ला पाएंगे। चाहे वो टॉयलेट्स की व्यवस्था की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो, चाहे महिलाओं के खातों में डायरेक्टली पैसे देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, जितने भी स्कीम्स निकली हैं सब जगह महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है।
ये नहीं देखा गया कि वो किस धर्म से हैं या किस जात से हैं, वे महिला हैं इसलिए उनको प्राथमिकता दी गई। ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए महिलाएं उनको ज़्यादा नंबर पे वोट देती हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करूँगा, किसी समाज विशेष की बात नहीं करूँगा, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा क्यों है, जो आपका सवाल था, कि महिलाएं अक्रॉस पार्टीज, अक्रॉस रिलीजन उनको बढ़ चढ़ के वोट देती हैं? क्योंकि किसी ने तो उनकी सुध लेने का काम किया। महिलाओं की बात हो रही है, एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम महिलाओं की बात अभी कर रहा हूँ। अभी भी शाहबानों के मामले का जिक्र होता है। कॉम्पनसेशन आज भी उनके लिए अनएड्रेस्ड है। तलाक अपने तरीके से है, निकाह भी है तो 4 महिलाएं बीवियाँ हो सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार यूसीसी ला ही रही है ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए। यह बात आप मानते हैं, या फिर ये सारी महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए, हर नागरिक के लिए? मैं ऐसा मानता हूँ कि यूसीसी आ रहा है ताकि दोबारा से शाहबानो जैसा केस ना हो सके, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, जो हमारी संवैधानिक पीठ थी उसने देश के संविधान के हिसाब से एक फैसला दिया कि 72 रुपये, महज 72 रुपये सालाना वो देना है। अब उन्होंने एक संवैधानिक पीठ ने कानून का इंटरप्रिटेशन करके बताया, जो हमारे यहाँ हाईएस्ट बॉडी है, इसके बाद डिसीजन फाइनल होता है। अब कांग्रेस सरकार ने उस फैसले को उलटने का काम किया। ऐसा दोबारा ना हो कभी आगे जाकर, कि वो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनको ऐसा ना देखना पड़े, ऐसा समय ना देखना पड़े, इसलिए यूसीसी भी ज़रूरी है। अभी एक ताज़ा घटना चल रही है सैम पित्रोदा को लेकर के। आज उनका एक बयान है कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी मूल के लोगों की तरह दिखते हैं, पूर्वोत्तर के लोग चीनियों की तरह दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग कहीं और की तरह दिखते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत ऐतराज़ किया है। उन्होंने रैलियों में कहा है कि अभी तक मुझे गालियां दी जा रही थी तो मैं सह रहा था, मेरे देश के लोगों को ये नस्लभेदी टिप्पणी करके गालियां दी जा रही हैं और वो साहब दे रहे हैं जो साहबजादे के गुरु हैं, मेंटोर हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं, जिनका आपने अभी वर्णन किया, मैं मानता हूँ ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है उनकी। वो ना तो भारत को समझते हैं, ना सनातन को समझते हैं। शायद दुनिया भारत को, सनातन को उससे बेटर समझ रही है इन लोगों से। देखिए, विडंबना तो ये है कि जब भी भारत की गौरव की बात आती है, तो जब तक भारत की बात पश्चिम नहीं करता तब तक हमारे लोग उसको नहीं मानते। ये वाकई अपने आप में एक विडंबना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब प्रोफेसर मैक्स मूलर ने और थॉमस एडिसन ने पहला साउंड रिकॉर्ड करना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो पहले ऋग्वेद की सबसे पहली ऋचा है उसको प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, पहली आवाज़ जो रिकॉर्ड हुए उसी ग्रंथ की होनी चाहिए। ये उसका महत्व है, उसकी मान्यता है। और ऐसी बातें हज़ारों मील दूर एक अमेरिका में या किसी कंट्री में बैठ के करना बहुत आसान है। ना तो आप लोगों की भावना समझते हैं, ना आप लोगों के बीच में जाते हैं, ना आप समझते हैं कि लोगों के क्या एहसास है। क्योंकि भारतीय होने का जो एहसास है, जो गर्व है, वो महसूस करने के लिए आपको भारत का हिस्सा होना पड़ेगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ। आप इंग्लैंड से पढ़े, लंबे समय तक आप इंग्लैंड में रहे हैं, अभी भी बाहर जाते रहते हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। पहले जब जाया करते थे और अब जब नरेंद्र मोदी के 10 साल हो गए हैं, अब जाते हैं, दोनों में भारत की इमेज को लेकर के, इज्जत को लेकर कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? बहुत फ़र्क महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक स्टूडेंट था और मैं पढ़ता था इंग्लैंड में, तो उस दौरान की बात है कि जब हम लोग जाते थे अपना नीला पासपोर्ट लेकर, तो हमें पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, चाइना को एक ही श्रेणी में, एक ही तरीके से देखा जाता था। आज जब आप अपना पासपोर्ट लेके जब जाते हैं तो एक इंडियन सिटीज़न को, भारतीय नागरिक को एक बहुत ही रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है। नज़रिया शायद हमारे लोगों का, देश में कुछ लोगों का हमारे बारे में उतना अच्छा नहीं है जितना दुनिया का हमारे बारे में बदल गया है। एक और बात, मैं हर साल देखता हूँ कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स, MIT के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो आपसे क्या जानते हैं, क्या पूछते हैं, आप क्या बताते हैं? देखिए, एक इंग्लिश की बहुत पुरानी कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये बच्चे आते हैं, मिलते हैं, MIT के, हार्वर्ड के बच्चे आए, लगातार पिछले 2 साल से आ रहे हैं, अलग अलग बैचेस में PhD के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के। तो उनका मेन इशू इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन,
और इंडिया के अंदर जो ये अमूलचूल परिवर्तन और बदलाव आया है पिछले 10 साल में, इसको लेकर जो उनकी जिज्ञासा है, इसके ऊपर ही उनके ज़्यादातर सवाल केंद्रित होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक बताता हूँ कि पिछली बार MIT से बच्चे आए तो मैंने उनको डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की बात की, UPI की बात की, उनको बताया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम बने हैं और उसका क्या महत्व है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। तो उनमें से एक बच्चे ने बाहर जाते ही UPI ऐप डाउनलोड की, रेडी वाले के पास गया, उसने एक आइसक्रीम खरीदी, सॉफ्टी खरीदी और सॉफ्टी खरीद के उसने वीडियो बनाकर अपलोड करके मुझे भेजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे से कुछ सीखना चाह रहे हैं। हज़ारों साल के बाद आज दुनिया हमारे को एक अलग दृष्टिकोण से देख रही है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, जो सबसे कॉमन सवाल है, जो अधिकांश लोग मुझसे पूछते हैं जब भी आप फॉरेन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, वो पूछते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा धड़ा युवा है। तो वो उसके होने के बावजूद ज़्यादातर युवा नौजवान देश के प्रधानमंत्री जो कि 70 साल के हैं, उनके प्रति ज़्यादा क्यों देखते हैं, खिंचते हैं, उनका झुकाव उनकी तरफ क्यों है वनस्पत ऑपोजिशन लीडर के जो उनकी एज के बहुत पास है कंपैरेटिवली। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सक्सेस सबसे बड़ा पुल फैक्टर है। एक सक्सेस स्टोरी है चाय वाले से लेके देश के प्रधानमंत्री बनने तक, और देश के प्रधानमंत्री बनने से दुनिया के टॉप कुछ लीडर्स में के तौर पर काबिज होने तक। ये रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं मिलती। ये रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले हमारे देश के अनेकों प्रधानमंत्री हैं जिनको भी दुनिया में अच्छी नज़र से देखा जाता था, लेकिन दुनिया ने नरेंद्र मोदी को एक एज अ एजेंट ऑफ चेंज देखा है और वो यह जानना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो प्रबुद्ध लोग हों समाज के, वे जानना चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है, भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो इतना जल्दी और तेज़ी से बदलाव आ रहा है। ये विडंबना ये है कि उनको दिख रहा है, कुछ लोग देश में जो हैं विपक्षी पार्टियों को, उनको ये बदलाव नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान बदला है और दुनिया के लोग आकर के आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के लोग कह रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं। ऑपोजिशन कहता है कि नरेंद्र मोदी एक ही काम ज़्यादा करते हैं, वो केदारनाथ जाएंगे, विश्वनाथ जाएंगे, वो महाकाल जाएंगे, और ये यात्राएं होती हैं उनकी, मंदिर मंदिर जाते हैं, ज़्यादातर समय उनका उसी में जाता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आस्था का जो विषय है वो हमारी आस्था हमारे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी होती है और आस्था के ऊपर किसी को भी कटाक्ष करने का हक नहीं है। वो लोग जो कटाक्ष करते हैं कि भूल जाते हैं कि उन्हीं के पुरखे और पूर्वज वह भी मंदिर जाया करते थे, वो भी मंदिरों से अपना चुनाव शुरू करते थे। अगर ये गलत है तो शायद वो भी गलत था। आप ऐसे अनेकों देशों का उदाहरण देखिए जहाँ पर धर्म शायद बदल गया हो, लेकिन जो वहाँ पर संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति आज भी वही है जो आज से कई सौ हजारों साल पहले थी। जब वे अपनी संस्कृति छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी प्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसके बावजूद कि वो अलग धर्म के अंदर चले गए हैं या अलग धर्म को मानते हैं, तो हम अपनी संस्कृति और प्रथा को कैसे छोड़ दें? अभी तक मैं राज्यसभा के एक इंडिपेंडेंट सांसद से बात कर रहा हूं, लेकिन जवाब जो आपके हैं वो ये बताते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं और बीजेपी की फिलॉसफी के साथ आप चलते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जो देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं याद आता है कि हमारी 1947 से लेकर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, करना तो छोड़िए, सोचने का भी काम किया होगा, हिमाकत की होगी कि भारत एक विकसित देश के तौर पर काबिज हो सकता है। ये वाकई एक हिमाकत शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम तो हमेशा गरीबी हटाओ में लगे रहे। हम तो हमेशा मूलभूत चीज़ें, सड़क, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे, क्योंकि यही चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हम यही नहीं दे पाए। मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सोच के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोशिश की है, आपने एक रोड मैप के तहत
एक संयोजित प्लान के तहत उस पर काम किया, काम करने का रिजल्ट निकला और आप उससे संतुष्ट होकर बैठ नहीं गए, आप उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी तो 25 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन वो आज प्लान बना रहे हैं कि 25 साल बाद भारत कहां होगा। ये चेष्टा इससे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं करने की कोशिश की, ना सोचा, ना समझा, ना ही सोचा कि ऐसा संभव भी हो सकता है। तो मैं क्यों ना करूं उनकी तारीफ। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें तीसरा टर्म दे दीजिए तो 2047 में विकसित भारत होगा, उसकी बुनियाद पड़ जाएगी। तीसरा टर्म क्यों, 10 साल में क्यों नहीं किया? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद शुरू किए हैं, उनको पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए अगले 5 साल भी बहुत जरूरी हैं। भारत एक टाइम पे चाइना से आगे होता था और जब 79 के बाद चाइना में लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई और उन्होंने अपनी इकोनॉमी खोलना शुरू किया तो हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। और आप इसी की वजह से आप देखें कि हम लोग चाइना से आगे होते थे एक टाइम पर और अब चाइना हमसे कितने आगे निकल गया है। आज की दुनिया में लड़ाई वेपन्स की नहीं है, अर्धसेना की नहीं है, अर्थव्यवस्था की है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था होए जो हमारे को एक विकसित देश के तौर पे दुनिया में पहचान दे सके, तो नरेंद्र मोदी का 5 साल आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू किए हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए, भारत को जो उसकी पोजीशन है दुनिया में वो प्राप्त करने के लिए अगले 5 साल बहुत ज़रूरी हैं। आप कह रहे हैं कि विकसित भारत के लिए नरेंद्र मोदी का 5 साल और ज़रूरी है। विपक्ष में एक अलायंस है, इंडिया अलायंस कहते हैं, उसके एक बड़े नेता राहुल गांधी हैं। वो 3 बातें कहते हैं। अगर मैं आ गया तो जातिगत जनगणना करवाऊंगा, मैं आ गया तो इस देश की संपत्ति जितनी है, जिस जाति और समाज का जितना हक बनता है उतना उसको दिलवाएंगे, और मैं आ गया तो संविधान और लोगों की आज़ादी, इसके पूरे हक व हुकूक मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा राज किया है। लगभग 55 साल उनका राज रहा है। वे जो भी बातें कह रहे हैं वो उन्होंने क्यों नहीं की 55 साल के अंदर, सबसे पहले तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, उनको इस बात का भी पता है कि वो ताकत में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और वो अपनी राजनीति के हिसाब से अपना बयान रख रहे हैं। मेरा मानना है कि जो संज्ञा प्रधानमंत्री ने दी है, जो 4 जातियों का वर्णन प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस तुष्टीकरण करना चाहती है जातीय आधार पर। गरीब जाति है, महिला जाति है, नौजवान जाति है, किसान जाति है, इन जातियों की बात करनी चाहिए वनस्पत जाति आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के बजाय। आपने 36 बिरादरी की बात की, और जो लोग हरियाणा के हैं उनको पता चल जाएगा कि आप हरियाणा से हैं, क्योंकि बिरादरी वहीं होती है। हरियाणा के बारे में कहा यह जा रहा है, जो चुनाव हैं अभी, कि किसान विरोध कर रहे हैं, उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है बीजेपी। देखिए, किसान भाई हमारे जो हैं वो भी देश के नागरिक हैं और लोकतंत्र में हर नागरिक को हक है अपनी बात रखने का, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी हक है अपनी बात रखने का, क्योंकि जब तक पक्ष अपनी, लोकतंत्र तो एक पर्व की तरह मनाया जाता है जब चुनाव आता है हमारे देश के अंदर, और हम जो पक्ष में होते हैं वो अपनी बात रखते हैं कि वो क्या करेंगे लोगों के लिए, उन्होंने क्या किया है पिछले 5 साल में या 10 साल में। जो विपक्ष होता है वो अपना एजेंडा लेके जाता है मैनिफेस्टो के द्वारा कि वे ताकत में आएंगे तो वो क्या करेंगे। जनता जनार्दन है, वो उसके हिसाब से अपना फैसला करती है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को, जो कैंडिडेट भी है, अपनी बात रखने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जैसे हर किसान को मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का, वैसे कैंडिडेट को भी अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है। ना इनको वंचित करना चाहिए, ना उनको वंचित करना चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। जब मेरे राज्यसभा का चुनाव हुआ, मैंने जब अपना नामांकन भरा तो उसके अगले दिन ही लगभग 28 MLAs को एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में छत्तीसगढ़ ले जाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और एज अ कैंडिडेट मेरे वोटर्स तो MLAs हैं, तो मेरा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी भी है, दायित्व भी है, और मेरा हक भी बनता है कि मैं अपने वोटर्स तक पहुंच के उनको अपनी बात कहूं कि मैं उनके लिए क्या करूंगा, मैं अपने राज्य के लिए क्या करूंगा, अपने देश के लिए क्या करूंगा, मेरा क्या एजेंडा है, मैं सांसद बनूंगा तो क्या करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, क्योंकि वो सारे के सारे 9-10 दिनों के लिए रायपुर में थे, जबकि चुनाव हरियाणा का था। हालांकि वहाँ पे निकाय के चुनाव हो रहे थे, तब भी वे वहाँ नहीं थे।
तो मैं अपनी बात नहीं रख पाया उन तक। लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से, आपके जैसे माध्यमों से अपनी बात रखने की कोशिश की। शायद इसीलिए किसी का मन बदला और उन्होंने मुझे वोट देने का काम किया। तो देखिए, चुनाव में तो हर कैंडिडेट का हक है कि वो अपनी बात रखे और अपनी बात जो वो करना चाहता है लोगों के लिए उन तक पहुंचाने का काम करे। जो लोग आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं उनके लिए एक सवाल बहुत लंबे समय से अपना उत्तर ढूंढ रहा है। आपको जो टिकट मिला तो ये अचानक कॉल आ गई? नहीं, मैं आपको करेक्ट है, मुझे कोई टिकट नहीं मिला। मैं एक मैं इंडिपेंडेंट सांसद हूं, तो मैंने अपना नामांकन भरा। हाँ, ये जो लड़ने का जो लेकिन हाँ, ये जो फैसला हुआ लड़ने का, वो ज़रूर इसलिए था कि देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी राजनीति में हैं और मेरा परिवार राजनीति में था। तो लेकिन मेरा फैसला राजनीतिक परिवार में होने की वजह से नहीं था। मेरा फैसला था कि जब मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए, मुझे लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए कुछ करना है, तो मुझे व्यवस्था के अंदर आना पड़ेगा। इससे पहले भी हम व्यवस्था के बाहर रहकर भी मीडिया के माध्यम से भी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते थे और अभी भी करते हैं। लेकिन आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं, और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ऐसा मेरे को एहसास भी हुआ, विश्वास भी हुआ कि अगर आप खुद वो काम नहीं करेंगे तो दूसरों को आप वो काम करने के लिए कैसे कह सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं। आपका राज्यसभा पहुंचना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, आपने उसको पार किया, आप सांसद बन गए। और मैंने बहुत रिसर्च किया, देखा कि 100 से ज़्यादा सवाल आपने किए हैं। आप सवाल बहुत पूछते हैं। देखिए, सवाल पूछने तो भेजा है संसद में, तो हमारा दायित्व है सवाल पूछना। देखिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, जनता आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसलिए चुनती है कि आप उनकी पैरोकारी करें, उनके हित की बात करें, उन जो विषय उनके सरोकार के हैं उनको उठाने का काम करें और सरकार से सवाल करें। अगर मैं सरकार का समर्थन करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा, बिल्कुल करना चाहिए। हर सांसद का ही ये दायित्व है कि हम सवाल करें, यही तो हमारी पृष्ठभूमि है, इसीलिए तो हम संसद में हैं। आपके सवाल जो हैं मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आपका रिसर्च कर रहा था मुझे लगा कि ये सवाल जो हैं ये बड़े बुनियादी और ज़रूरी हैं कि एयरलाइंस में जो लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसा होता है, ख़राब होता है। जो अस्पताल में मरीज़ है उसको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, अगर खुदा न खास्ते मर गया तो उसकी डेड बॉडी को पैसे के लिए कब्जे में रख लिया जाता है। इस तरह के सवाल कैसे तैयार करते हैं? देखिए, जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं तो हम लोगों की भावनाएं समझते हैं। लोग समझते हैं कि किस तरीके से लोगों को किन कठिनाइयों का, कई बार किन दुर्गम परिस्थितियों में उनको झेलना पड़ता है। और एक कहावत है अंग्रेज़ी की कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी कि सच जो है वो कल्पना से भी ज़्यादा चकित करता है। ये बात सच है। मैं एक दिन प्लेन में बैठा था और मैंने इस बात का मुझे आभास हुआ कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना तो उनके पास जानकारी होती है कि उनके राइट्स क्या हैं, ना उनके पास जानकारी होती है कि उनको क्या करना है। उसमें क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और ये बात सही है कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ की सवारी कर रहे हैं। उसमें हिंदी भाषी प्रदेशों से भी लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं से भी आते हैं प्रदेशों से, जो शायद पहली बार सफ़र कर रहे हैं। उनको अपने राइट्स नहीं पता, उनको तौर तरीके नहीं पता, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से उनको भी गलत समझ लिया जाता है। हमें पता है कि एयर क्रू का क्या राइट है, हमें पता है एयरलाइंस का क्या राइट है, पर हमें ये नहीं पता कि एक नागरिक जो एक पैसेंजर है उसका क्या राइट है। उसका भी तो कोई हक बनता है। क्या उसको पानी मांगने का हक है कि नहीं है प्लेन के अंदर? क्या चीज़ है उसके लिए जो गलत है? तो उनको सही जानकारी देना, उनको बताना, उनके प्रति संवेदनशील होना, ये भी एयरलाइंस का काम है। तो ये एक विषय था। एक दूसरा विषय था जो डेड बॉडीज़ का। ये मैंने खुद देखा जब मैं मीडिया का संचालन करता था, और अन्य माध्यमों से मुझे पता लगा कि ऐसा एक नेक्सस है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रोक लिया जाता है। उनको या तो मृत नहीं डिक्लेयर किया जाता, या फिर उनकी डेड बॉडी को तब तक रिलीज़ नहीं किया जाता जब तक उनका पूरा का पूरा बिल सेटल ना हो। आप खुद सोचिए, एक परिवार जिनका कोई एक परिजन खो गया, भगवान को प्यारा हो गया, उन पर क्या बीत रही होगी उस वक़्त, ऊपर से पैसे का संकट। तो इस ऐसी परिस्थिति में हमारे को अमानव, मतलब इनह्यूमन बिहेवियर व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों के साथ। हमारे को संवेदनशील होना चाहिए लोगों के प्रति। और ऐसा पाया कि खासकर कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में
ये कुरीति थी कि वो जब तक पूरा पैसा ना मिले वो डेड बॉडी को रिलीज़ नहीं करते हैं। तो मैंने ये बात लोगों के हिसाब से लोगों के बिहाफ पर पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। तो पता लगा कि ऐसा प्रावधान है कि भाई आपको समय देना पड़ेगा, व्यक्ति को आपको कम से कम 10 से 15 दिन टाइम का रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा पैसे देने के लिए। आप डेड बॉडी को नहीं रोक सकते, बल्कि मेरा तो मानना है कि डेड बॉडी को रोकना भी हैबियस कॉर्पस है, इलीगल कन्फाइनमेंट है। तो ये आवाज़ ही तो उठाने के लिए हम संसद में बैठे हैं लोगों की। एक बार बार चर्चा में मुद्दा आता है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी सरकार ने एक काम किया, जो गुलामी की निशानियाँ थी वो हमने मिटा दी। जब मिटाने की कोशिश में बहुत कुछ हमने बदला है, हमने आईपीसी बदल दिया, हमने सीआरपीसी बदल दिया, बहुत सारे कानून हटा दिए, हमने राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया, पुराना संसद भवन था उसको हटा करके नया संसद भवन कर दिया। लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, दरअसल आप इतिहास मिटा रहे हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा कि इतिहास मिटा रहे हैं या इतिहास बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि एक पुरानी अंग्रेजी की सेइंग है, हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विक्टर्स। और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है। तो ये जो गुलामी की मानसिकता है, इसको तोड़ने का काम बहुत पहले होना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। नोटरी एक्ट क्या है? नोटरी एक्ट ये था, वो इस बात की तस्दीक करता है कोई सरकारी अफसर कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं। यानी कि एक सिटीज़न के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर आपका सरकार को कहना कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो मैं कह रहा हूँ, वो सरकार आप पे भरोसा नहीं करती है। जब तक एक गेस्टेड ऑफिसर उसको नोटराइज नहीं करेगा, इस बात की तस्दीक नहीं करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं, सरकार आपको मान्यता नहीं देगी। नागरिक का अपमान है। यानी कि आपकी सरकार अपने ही नागरिक पे भरोसा नहीं करती। ये गुलामी की मानसिकता इसलिए तोड़नी जरूरी थी क्योंकि हम लोग एक इनर्शिया में, एक इस साये में बड़े हैं, पैदा हुए हैं, आगे चले हैं कि हम कहीं ना कहीं जो वाइट सुप्रेमेसी है, जो गोरी चमड़ी है, वो कहीं ना कहीं हमसे सुपीरियर है, हमसे बेहतर है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारी पूरी व्यवस्था एक तरीके से इस डायरेक्शन में बनाई गई, हमारा इतिहास इस तरह से लिखा गया है, कई चीज़ों का वर्णन इस तरह से किया गया है कि हम लोग हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देखते हैं और वो नज़रिया सही नहीं है। उस नज़रिए को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे दूसरे और पहले नंबर पे आने के लिए, चाहे उसमें जितना भी समय लग जाए, तो हमारे को भी समझना पड़ेगा कि हम दुनिया के किसी भी जाति या किसी भी वर्ग से कम नहीं हैं। एक सवाल मेरा आखिरी है। आप एक बहुत बड़े न्यूज़ नेटवर्क के फाउंडर हैं और आप एक माहिर धुरंधर सांसद हैं। ये न्यूज़ इंडस्ट्री अच्छी है या राजनीति अच्छी है? देखिए, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों का अपना अपना आपको काम है। दोनों का लोगों से सरोकार रहता है। किसी का सीधे तौर पे है राजनीति का और मीडिया का इनडायरेक्टली रहता है। लेकिन मैं इसमें पक्षपात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो भी काम करें अच्छे से करें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीति हो, या चाहे वो समाज सेवा हो या जननीति हो, जो भी हो, आप अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से करेंगे तो शायद आप वो जो करने के लिए निकले हैं वो आप पा पाएंगे, कर पाएंगे। कार्तिक, जब रैपिड फायर, आपके लिए राजनीति क्या? सेवा। सेवा क्या? धर्म। धर्म क्या है? सनातन। और सनातन? वासुदेव कुटुंबकम। आपके लिए सत्ता क्या? बदलाव का मौका। बदलाव क्या? देश को विकसित बनाना। और विकास की परिभाषा क्या? पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचना। मोदी का मतलब? प्रधान सेवक। सेवा क्या है? धर्म। धर्म क्या है? गरीब का उत्थान। उत्थान से क्या होगा? सबल भारत। भारत सबल बनके क्या करेगा? विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु भारत क्या करेगा? मानवता का कल्याण। वासुदेव कुटुंबकम। सच क्या है? जिसमें मिलावट नहीं। मिलावट कहाँ नहीं है? ईमान में। ईमान मतलब? ईश्वर। ईश्वर का अर्थ? सनातन। सनातन क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। बहुत जानदार, शानदार, धारदार बातचीत की है आपने और बहुत कुछ कहा है आपने और हर सवाल का आपने खुल के जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।